हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज से हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल साइंस चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज से इस सीरीज का आगाज़ हो रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि साइंस का सुपड़ा हम साफ करें, और आजकल जो एग्ज़ाम में जैसे कि ट्रेंड है कि ज़्यादा तौर पे एनसीईआरटी ही बेस्ड जो है साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं लेकर आपके लिए ये सीरीज हाजिर हूँ। और आज से हम लोग चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आपको लगता है कि वाकई में इस पूरे सीरीज को देखकर और इसका एक बार रिवीजन करने के बाद आपका एनसीईआरटी बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ट्रेंड के मुताबिक पूछा जाएगा तो आप करके आएंगे, तभी आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर जो हमने लिया है मापन से। तो मापन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। एम्पियर डैश मापने की इकाई है, तो आपको पता होगा कि एम्पियर से विद्युत धारा माप की जाती है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है, जबकि वोल्टेज को वोल्ट में, प्रतिरोध को ओम में तथा शक्ति को वाट में मापा जाता है। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ओम मीटर होता है। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, जिसे रेसिस्टिविटी बोलते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, का मात्रक ओम मीटर होता है। और वैद्युत प्रतिरोध इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल होता है। यहाँ पे आर की बात करें तो आर चालक तार का प्रतिरोध होता है, ए चालक के अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल होता है, और एल यहाँ पे चालक तार की लंबाई होती है। और यहाँ पे रो इक्वल टू होता है ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, यानी ओम मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक हैं। एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड। प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक कौन से होते हैं? तो पाउंड और सेकंड होते हैं। तो द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में और समय को मापा जाता है सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः पाउंड और सेकंड होते हैं। मापन की मुख्यतः तीन प्रणालियां हैं, जिन्हें एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, एफपीएस प्रणाली फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली के रूप में जाना जाता है। एमकेएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड होते हैं। वहीं सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक, ग्राम द्रव्यमान का और सेकंड समय के मात्रक होते हैं। अगर समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होते हैं। वर्तमान में समय की मापन की एसआई समय में मापन की एसआई प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, जो कि एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, 100 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर
को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, ये सही है। वहीं 1 मीटर में 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे केवल और केवल तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पहला स्टेटमेंट है 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है, तो ये गलत है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होती है, 10 मिलीमीटर होती है। तो पहला ही अपना ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए 1 मीटर में 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। तो केवल और केवल दूसरा कथन अपना सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन गलत है। दिए गए कथनों में से एक कथन असत्य है क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कथन 2 सत्य है क्योंकि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर, निम्नलिखित कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला बोला गया, कथन पहला है कि जब हम किसी राशि को मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इनका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। तो देखते हैं, ये कथन जो है बिल्कुल सही है कि जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित होगा, बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है, ये कारण गलत है। तो कथन तो सत्य है, ये सही है, किंतु आर गलत हो जाएगा। कथन ए सत्य है किंतु आर गलत है क्योंकि जब किसी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। तो मापन की इकाई छोटी होने पर संख्यात्मक मान छोटा नहीं होता बल्कि संख्यात्मक मान बड़ा हो जाता है। उदाहरण 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम है, तो 1 कैरेट से छोटा मिलीग्राम होता है और मिलीग्राम कोई यूनिट को छोटा किया गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो बोला गया आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। ऊर्जा को किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। और ऊष्मा को किस में मापते हैं, अर्ग में मापते हैं। तो ओवरऑल अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को कण की आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मानव कान के लिए निर्धारित ध्वनि की सीमा 85 डेसिबल है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है, जबकि SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा 4.186 जूल के तुल्य होती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए असत्य कथन की पहचान करते हैं। बोला गया कि स्टेरेडियन
का मूल मात्रक बेसिक यूनिट है। बिल्कुल गलत है ये, पहला ही कथन असत्य हो गया। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है, सही है। 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, सही है ये। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अगर हम बात करें न्यूटन की गिरा त्वरण का मात्रक है तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है असत्य कथन हो जाएगा। दिए गए कथनों में कथन ए असत्य है क्योंकि स्टेरेडियन एक पूरक मात्रक है जिसके द्वारा घनकोण का मापन किया जाता है। 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला बोला गया निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला बोला गया कि एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 399729458वें भाग में निर्धारित करता है, ये गलत है। 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻26 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी असत्य है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9192631770 बार कंपन करता है। तो ये सी अपना सत्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगी। ऊष्मा का मात्रक केल्विन होता है। तो ऊष्मा की मात्रक की बात करें तो ये भी गलत है, केवल और केवल सी अपना कथन सत्य है। तो दिए गए कथनों में सी कथन सत्य है क्योंकि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9192631770 बार कंपन करती है। वहीं कथन ए बी डी असत्य हैं क्योंकि एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड में 299729458वें भाग में तय करता है। एक मानक किलोग्राम परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। ऊष्मागतिक तापमान का मापन केल्विन में करते हैं तथा ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है, ये सही है। वहीं हम बात करें कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब होते हैं, तो बिल्कुल ये गलत है। केवल और केवल अपना पहला कथन सही है। दिए गए कथनों में एक कथन सही है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कथन 2 गलत है क्योंकि 1 पास्कल में न्यूटन मीटर क्यूब नहीं बल्कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब यानी प्रेशर इक्वल टू होती है बल डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल यानी फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल गति में मापा जाता है, ये गलत है। मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल को मापा जाता है, तो ये दूसरा सही है, यानी केवल और केवल सेकंड आंसर हो जाएगा। दिए गए कथनों में 2 कथन सत्य है क्योंकि प्रकाश की चाल को प्रकाश वर्ष या मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, जबकि मैक मात्रक के द्वारा ध्वनि की चाल को मापा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोला गया अश्व शक्ति, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। अश्व शक्ति में 748 वॉट होते हैं और अश्व शक्ति में केवल कार्य को मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी गलत हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से कोई कथन सही नहीं है, क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट है और शक्ति के अन्य बड़े मात्रक निम्नलिखित हैं। 1 अश्वशक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होती है 746 वॉट, 1 मेगावाट इक्वल टू होती है 10 की पावर 6 वॉट। अश्वशक्ति में कार्य को नहीं मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इन कथनों पर विचार करना है। बोला गया 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। तो पहला सही है। एक दिन में 86,480 सेकेंड होते हैं, बिल्कुल गलत है। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, ये भी गलत है। 1 क्विंटल में 10 की पावर 5 ग्राम होते हैं। तो पहला और चौथा सही है, यानी बी ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। तो 1 कैरेट 200 मिलीग्राम, 1 क्विंटल में 100 केजी और 1 केजी में 1000 ग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10⁵ 1 किग्रा में कितना हो जाएगा, 100 क्विंटल में 1 क्विंटल में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 ग्राम। एक दिन की बात करें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 86,400 सेकंड होंगे। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। और मीटर में इसको बदलेंगे तो 1000 × 10⁻100 मीटर क्यूब। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 10⁻³ मीटर क्यूब। अगला है सूची, यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उचित उत्तर देना है। तो दाब को आप जानते हैं दोस्तों कि दाब को हम जो है मेजर करेंगे वो किस में करेंगे। तो दाब का जो मेजर हो जाएगा वो अपना होगा किस में, बार में। वहीं बल की बात करें तो बल का जो मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, तो बल का मेजर डाइन में कर लेंगे। संवेग की बात करेंगे तो संवेग का मेजर किग्रा मीटर पर सेकंड में करेंगे और घनत्व हो गई तो किलोग्राम मीटर क्यूब में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो दाब का मात्रक बार होता है तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक डाइन होता है, जबकि एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग, यानी किग्रा × मीटर पर सेकंड। घनत्व का मात्रक किग्रा मीटर पर क्यूब होता है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन, यानी किग्रा मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन है कि पार्सेक मात्रक है। पार्सेक की बात करें तो ये दूरी का मात्रक होता है। पार्सेक दूरी का मात्रक है या पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में किया जाता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर होता है। बोला गया कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर के तुल्य होता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल इंटू एक वर्ष में सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू 365 × 24 × 60 × 60। 9.461 × 10⁻16 मीटर इक्वल टू हो जाएगी 9.461 × 10⁻17 सेंटीमीटर। प्रकाश वर्ष दूरी का बहुत बड़ा मात्रक
होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। एक खगोलीय मात्रक में 1.496 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये सही है। और एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी सही है। एक फर्मी में 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी सही है। तो ओवरऑल यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा देख लेते हैं। एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये गलत है। केवल और केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। उसमें बोला गया है असत्य की पहचान करनी है, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कौन से हैं देख लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंच के बराबर होती है, ये सही है। एक फुट में 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर होते हैं और एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होते हैं। एक पिक्टोमीटर में 10⁻⁻9 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये तीन सही हैं। असत्य पूछा है तो असत्य ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएंगे। अगला आइए दोस्तों, अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो अगला चैप्टर है अपना गति। तो गति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखते हैं। बोला गया कि यदि कोई वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही है तब वस्तु की गति है। यदि कोई वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही है तब वस्तु की गति है, तो वस्तु की गति सरल रेखीय गति हो जाएगी। यदि कोई वस्तु अनंत तल पर फिसलती है तो वस्तु की गति सरल रेखीय होती है, क्योंकि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। सरल रेखीय गति को एक रेखीय गति भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति का नहीं है। कौन सा उदाहरण इसमें आवर्ती गति का नहीं है। तो आवर्ती गति के उदाहरण कौन से हैं। तो वृक्ष की शाखा का इधर उधर लहराना, ये आवर्ती गति है। सितार की डोरियों का कंपन आवर्ती गति है। बजते समय तबलों की झिल्ली की गति, ये भी आवर्ती गति है। लेकिन अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी, ये आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह गति घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन को दर्शाती है। घूर्णी गति के अंतर्गत वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, सितार की डोरी का कंपन, बजते समय तबलों की झिल्ली की गति आदि आवर्ती गति के उदाहरण हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया कथन है इस पे विचार करना है। तो बोला गया कि दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति होती है, तो बिल्कुल ये सही है। और मार्च पास्ट करते सैनिक की गति आवर्ती गति है, तो ये दूसरा जो होगा ये कथन जो है इसमें बोला गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो केवल और केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दिए गए कथन में एक कथन सत्य है। दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति होती है, क्योंकि धावक के हाथ निश्चित अंतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों की गति सरल रेखीय गति होती है, न कि आवर्ती गति होती है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो देखते हैं। पहला बोला गया वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति की बात करें दोस्तों, तो वृत्तीय गति की बात करें तो इसका हो जाएगा पृथ्वी की परितः चंद्रमा की गति। वहीं हम बात करें घूर्णन गति की,
तो घूर्णन गति जो हो जाएगी, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति है। आवर्ती गति की बात करें तो आवर्ती गति घड़ी की दोलक की गति, और सरल रेखीय गति नदी के प्रवाह की गति। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी अपना आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति वृत्तीय गति है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी को केंद्र मानकर उसके परितः घूमता है। लट्टू अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति है, क्योंकि लट्टू अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है। घड़ी के दोलक की गति एक आवर्ती गति है, क्योंकि दोलक निश्चित समयांतराल के बाद पुनः उसी पथ पर गति करता रहता है। नदी के प्रवाह की गति सरल रेखीय गति है, क्योंकि नदी एक सरल रेखा के अनुदिश प्रवाहित होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब वस्तु द्वारा निर्धारित किया गया विस्थापन हमेशा शून्य होता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु द्वारा निर्धारित किया गया विस्थापन हमेशा शून्य होता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव एक होता है, क्योंकि सरल रेखा में गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन तथा दूरी का मान समान होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर दो चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर दो चक्कर लगाती है तो इसके द्वारा निश्चित ही दूरी का मान शून्य होता है। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दोगुने के बराबर होता है और विस्थापन का मान शून्य होता है। तो बोला गया है इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सत्य कथन की पहचान करनी है तो ध्यान रखिए, विस्थापन का मान शून्य होता है, यही सत्य है, बाकी सारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर दो चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित विस्थापन का मान शून्य होता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के बाद वस्तुओं की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति समान होती है, इसलिए इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन शून्य होता है। कथन 1, 2, 3 असत्य हैं, क्योंकि वस्तु द्वारा निर्धारित पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होती है। वस्तु द्वारा निश्चित दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के दोगुने के बराबर होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु द्वारा एकांक समय में निर्धारित की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं और चाल ओडोमीटर द्वारा मापी जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल और केवल ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, यानी केवल ऑप्शन ए सत्य है। इसमें बोला गया है कि दिए गए कथन में एक सत्य है, वस्तु द्वारा एकांक समय में निर्धारित दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल इक्वल टू आप जानते हैं दूरी बट्टा समय होता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि दूरी के मापन हेतु ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, न कि यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, न कि चाल को। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन की पहचान कौन सा असत्य है? औसत चाल वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा कुल समयावधि का अनुपात होती है, ये सही है। एक समय एक निश्चित दिशा में चाल वेग कहलाती है, ये भी सही है। औसत चाल तथा औसत वेग के मात्रक एक समान नहीं होते हैं, यही असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है, बाकी जो हैं सभी सही हैं।
दिए गए कथनों में सी असत्य है क्योंकि औसत चाल तथा औसत वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, अतः इनका मात्रक समान होता है। कथन ए और बी सत्य हैं क्योंकि दिए गए समयांतराल में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर चली गई दूरी बटा लिया गया समय। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। तो यहाँ पे कथन ए और आर सही है, परंतु कारण आर तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। किसी वस्तु की चाल दूरी तथा समयांतराल का अनुपात चाल के तुल्य होता है तथा वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी सदैव धनात्मक होती है, अतः वस्तु की चाल भी सदैव धनात्मक होती है तथा दूरी अदिश राशि है, इसलिए गति की दिशा बदलने पर भी चाल का मान धनात्मक रहता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी होती है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई दिया गया समय, जहाँ पे यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u है, u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण होगा v माइनस यू बाई टी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। तो बोला गया समय के साथ दूरी में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। समय के साथ दूरी में बिल्कुल गलत है ये। वेग के विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक होती है, ये भी गलत है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, ये सही है। त्वरण का मात्रक वेग के मात्रक के समतुल्य होते हैं, ये गलत है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है? इनमें से कौन सा प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा तोपों से छोड़ा गया गोला। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण तोप से छोड़ा गया गोला है। प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण विकल्प सी में दिया गया है, क्योंकि तोप से छोड़ा गया गोला एक वक्र पथ के अनुदिश गति करता है तथा इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अंतरिक्ष में रॉकेट की गति, पृथ्वी के परितः उपग्रह की गति तथा फूलों पर मंडराती तितली की गति वक्र पथ के अनुदिश नहीं होती है, अतः ये प्रक्षेप्य गति के उदाहरण नहीं हैं। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तथा उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। दिए गए कथन में से कथन ए सत्य है। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दिशा में गिराया जाता है तथा उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, क्योंकि दोनों वस्तुओं पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण जी का मान समान होता है। निम्नलिखित में से एक समान त्वरित गति का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से एक समान त्वरित गति का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? पहला बोला गया कि नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट, ये सही है। फिर बोला गया पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा, ये भी सही है। तो यानी ओवरऑल 1 और 2 इसके आंसर हो जाएंगे। दिए गए कथनों में 1 और 2 एक समान त्वरित गति के उदाहरण हैं, क्योंकि नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट तथा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का वेग उसकी गति की दिशा में परिवर्तन के सापेक्ष परिवर्तित होता है, अतः दोनों की गति त्वरित गति का उदाहरण है।
कथन 3 एक समान त्वरित गति का उदाहरण नहीं है, क्योंकि आयताकार पथ पर गति करते समय व्यक्ति को पथ के कोनों पर अपनी चाल को शीघ्रता से परिवर्तित करना पड़ेगा तथा उसे गति की दिशा में भी परिवर्तित करना पड़ेगा। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तब क्या होता है दोस्तों? तो त्वरण का परिमाण अचर रहता है, ये सही है। वहीं हम बात करें त्वरण की दिशा में सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, तो पहला दूसरा दोनों सही हैं। वेग का मान अचर रहता है, गलत है। त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशा में होती है, गलत है। तो उपयुक्त में से सही कथन बताना है, तो 1 और 2 ये सत्य हो जाएंगे। दिए गए कथनों में 1 और 2 सही हैं, क्योंकि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तब कण के वेग का परिमाण नियत अचर रहता है, लेकिन उसकी दिशा बदलती रहती है। इस स्थिति में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत एक त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। कथन 3 और 4 गलत हैं, क्योंकि कण का वेग सदिश बदलता रहता है, त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो दोस्तों इस तरह से सेकंड चैप्टर भी हमने कर लिया। अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे तीसरा चैप्टर, बल एवं न्यूटन के गति विषयक नियम, घर्षण। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।